नमस्कार दोस्तों, विजय कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा था और आज यहाँ से हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में शुरू करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया, चलाए जाने से हमको लाभ क्या हुआ, किन किन नेताओं ने इसमें भाग लिया, शामिल हुए, किन नेताओं का कौन सा योगदान था हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, तो उनके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में। तो चलिए शुरू किया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक हमारी क्या है? आज की टॉपिक का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इसी को हम लोग अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को ही हम लोग अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त क्रांति भी कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगस्त में हुई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति। और ये हुई कब थी? तो इसके बारे में पढ़ा जाता है अगस्त 1942 में। ये कब हुई थी? वर्ष 1942 में। क्यों हुई थी, कहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है, एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज देखते चलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पिछले वीडियो में क्रिप्स मिशन के बारे में कि क्रिप्स मिशन जब भारत आता है तो इसने भारत की जांच पड़ताल करके भारत की परिस्थितियों की जांच करके जब 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट दिया तो इस रिपोर्ट में उसने कहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारत को उपनिवेश का या औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा और प्रावधान जो हुए थे उसके लिए भारत की राजनीतिक पार्टियां और कोई भी राजनीतिज्ञ या हमारे स्वतंत्रता सेनानी सहमत नहीं थे, इसलिए क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। और जब क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तो गांधी जी को लगा कि अंग्रेज हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, हमको छल रहे हैं, हमको बहला फुसला रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं वो चीज़ हमको अंग्रेज देने को तैयार नहीं है, और जो नहीं मांग रहे हैं, जो पहले हम कभी मांग रहे थे वो चीज़ आज हमको अंग्रेज दे रहे हैं। तो गांधी जी के मन में आया कि क्यों न हम लोग एक आंदोलन चलाएं और ये भारत की आज़ादी के लिए निर्णायक लड़ाई साबित होगी, क्योंकि इंग्लैंड इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी है और थोड़ा सा इसका हम लोग क्या करें, विरोध करें। यही गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की हेल्प कर रहे थे, क्योंकि तब गांधी जी को लग रहा था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं और आज नहीं तो कल हमको न्याय अंग्रेज प्रदान करेंगे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो प्रथम से द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में इतनी सारी घटनाएं हुई कि गांधी जी को बाद में समझ में आया कि बिना कोई आंदोलन ढंग का के विद्रोह किए अंग्रेज हमको आज़ादी देने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए इस आंदोलन की भूमिका बनी। अब हुआ क्या, जापान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को जीतते हुए भारत की ओर बढ़ रहा था, जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, बर्मा हो गया, इन सबको जीतते हुए जब पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ रहा था जापान, तो उसी समय गांधी जी ने अपनी जो पत्रिका थी हरिजन नामक पत्रिका में 5 जुलाई 1942 को एक लेख लिखा। अपनी पत्रिका हरिजन में 5 जुलाई 1942 में एक लेख लिखा। अब लेख क्या लिखा था, प्रोसेस को देखते हैं। 5 जुलाई 1942 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने अपनी पत्रिका का नाम क्या था? हरिजन। अपनी पत्रिका हरिजन में एक लेख लिखा। अपनी पत्रिका हरिजन में एक लेख लिखा और लेख क्या लिखा कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो। अंग्रेजों भारत को जापान
के लिए मत छोड़ो, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए, भारत को भारतीयों के लिए, भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ, व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। और ऐसा इसलिए गांधी जी ने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि अंग्रेज दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को जीतते हुए भारत की ओर, उत्तर पूर्व भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। तो गांधी जी को लगा कि अब लग रहा है कि जापानी अंग्रेज़ों को हरा करके, भारत से अंग्रेज़ों को निकाल करके भारत पर क्या करेंगे? कब्जा करेंगे। और जब इस बात का भय हुआ अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ों ने उत्तर पूर्वी भारत को पूरा खाली कर दिया। उत्तर पूर्वी भारत से अंग्रेज़ खाली करके चले आए उत्तर भारत में। उड़ीसा के तटों को, आंध्र प्रदेश के तटों को अंग्रेज़ों ने खाली कर दिया। वहाँ पर जितने भी नाव थी उनको नष्ट कर दिया। नहरें जितनी थी, नहरों में पानी बंद करवा दिया, नहर के पानियों को बहा दिया। मतलब किसी प्रकार से अगर जापानी भारत में आ भी जाए तो उनको किसी संसाधन की सहायता ना मिले। और जब ऐसी कंडीशन होने लगी तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कहा, अपनी पत्रिका हरिजन में लिखा कि अंग्रेज़ों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, जापानियों के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को व्यवस्थित रूप से भारतीयों के लिए छोड़कर जाओ। अगर जाना है तो भारत को भारतीयों के लिए छोड़कर जाओ। और जब ये बात हुई तो गांधी जी ने कहा कि हम लोग एक आंदोलन चलाते हैं। और जब गांधी जी ने इस आंदोलन का विचार कांग्रेस के समक्ष रखा, गांधी जी ने जब आंदोलन का विचार कांग्रेस के समक्ष रखा, आंदोलन का विचार कांग्रेस के समक्ष रखा तो कांग्रेस ने मना कर दिया। कांग्रेस के समक्ष रखा तो कांग्रेस ने मना कर दिया। कांग्रेस ने इसके लिए मना कर दिया। और जब कांग्रेस ने मना कर दिया तब गांधी जी ने क्या कहा? जब कांग्रेस ने मना कर दिया तब गांधी जी ने कहा कि मैं देश के मुट्ठी भर बालों से, गांधी जी ने कहा कि मैं देश के मुट्ठी भर बालों से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मैं भारत के या देश के मुट्ठी भर बालू से, मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जब ये बात गांधी जी ने कांग्रेस से कहा तो कांग्रेस को लगा कि लग रहा है बापू नाराज हो गए, लग रहा है हमको आंदोलन चलाना चाहिए। जबकि आंदोलन के पक्ष में कांग्रेस नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे। उस समय का कोई भी नेता आंदोलन चलाना नहीं चाहता था, क्योंकि पता था कि अगर हम लोग आंदोलन चलाएंगे तो अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं, दुनिया में कई जगहों पर हार रहे हैं, तो उसकी गुस्सा सारे भारतीयों के ऊपर निकाल देंगे और भारत के लोग बिना मतलब बिना वजह प्रताड़ित किए जाएंगे, पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, हत्या होगी, लोगों की गिरफ्तार होंगे। तो इन सब से बचने के लिए कांग्रेस ने कहा कि हम आंदोलन नहीं चलाएंगे। तब गांधी जी ने कांग्रेस को धमकी देते हुए कहा कि अगर आप आंदोलन नहीं चलाएंगे तो हम देश के मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। और जब गांधी जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो कांग्रेस आंदोलन चलाने के लिए राजी हो जाती है। तो यहाँ पर कांग्रेस आंदोलन के लिए राजी हो गई। और जब कांग्रेस आंदोलन के लिए राजी हो जाती है तो इसी समय एक घटना और होती है
ये जो आंदोलन चलाने के लिए जब कांग्रेस राजी हुई तो इसके जस्ट बाद अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और ये वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। अब यहाँ पर आगे क्या हुआ, थोड़ी सी कहानी हम लोग उसको समझते हैं। देखिए, जब कांग्रेस राजी हो गई आंदोलन चलाने के लिए तो उसके बाद अगला कदम क्या था कि हम आंदोलन चलाने के लिए पहले कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंदोलन को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो हुआ क्या कि कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हर साल आयोजित किया जाता था 1942 में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर बुलाया गया? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। आज की डेट में इस मैदान को कहा जाता है अगस्त क्रांति मैदान। आज की डेट में इस मैदान को क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति मैदान। और तब इसका नाम क्या था? ग्वालियर टैंक मैदान। और ग्वालियर टैंक मैदान में जब इसका अधिवेशन हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से लेकर के 1945 तक लगातार कांग्रेस के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। तो ग्वालियर टैंक मैदान में जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इनसे एक सवाल पूछा जाता है अक्सर कि भारत में लगातार सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा है? तो लगातार की बात की जाए तब भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कब से कब तक थे? ये वर्ष 1940 से वर्ष 1945 तक कांग्रेस के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। और सबसे कम आयु में, सबसे कम एज में भी कांग्रेस का अध्यक्ष होने जाने का रिकॉर्ड किसके पास है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास है। अब यहाँ पर आगे क्या हुआ? जब 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, तो इसके इसी दिन बातचीत हुई कि हम लोग क्या करेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने के लिए प्रस्ताव तैयार करेंगे और इस प्रस्ताव को कांग्रेस के इस अधिवेशन में पारित करेंगे और पारित करने के बाद फिर हम लोग आंदोलन को चलाएंगे। तो हुआ क्या कि 7 अगस्त 1942 को 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने संबंधी प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने संबंधी प्रस्ताव को पेश किया गया। प्रस्ताव को पेश किया गया। अब यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने संबंधी जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को तैयार किसने किया था और इस प्रस्ताव को पेश किसने किया था? तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि इस प्रस्ताव को अगर तैयार करने की बात की जाए तो इसको तैयार किया था महात्मा गांधी ने। इसको तैयार किया था महात्मा गांधी जी ने। और इसको अगर पेश करने की बात की जाए तो इसको पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अक्सर ये सवाल पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने संबंधी प्रस्ताव को तैयार किसने किया था? तो स्वयं महात्मा गांधी ने। और इसको पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जैसे
हम लोग जब मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन पढ़े थे तो वहाँ पर मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और उस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया था उसको तैयार किया सिकंदर हयात खान ने, उसको पेश किया फजलुल हक ने और उसका समर्थन किया खलीकुज्जमा ने। ठीक वैसे ही इस आंदोलन को चलाने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया था उसको तैयार किया महात्मा गांधी ने और इसको पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 7 अगस्त 1942 को इस आंदोलन को चलाने के लिए प्रस्ताव को पेश कर दिया गया। और उसके बाद हुआ क्या, 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित हो गया। 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। यह प्रस्ताव क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। और जब पारित किया गया तो उसी दिन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने भारत की जनता को संबोधित किया और लगातार 70 मिनट तक संबोधित किया। कब? 8 अगस्त 1942 को। हुआ क्या था, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जब 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के चलाने के लिए प्रस्ताव को तैयार किया गया, पेश कर दिया गया, तो 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को पारित किया गया अगले दिन। और जब प्रस्ताव को पारित कर दिया गया तो गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत की जनता को संबोधित किया कि अब हमको आगे इसमें क्या करना है। तो गांधी जी ने कहा क्या, ध्यान से सुनिएगा और यहाँ से सवाल आते हैं। गांधी जी ने कहा भारत की जनता को, जनता के पूरे समुदाय को संबोधित किया और कहा कि जो भारत की जनता है इस आंदोलन में जब भाग लेगी तो ये आंदोलन गुप्त तरीके से नहीं चलाया जाना चाहिए, मतलब चोरी छिपे नहीं चलाया जाना चाहिए। और ये आंदोलन हिंसात्मक नहीं होना है, इस आंदोलन को हिंसात्मक नहीं करना है। लेकिन जब आंदोलन चलेगा और जनता शामिल होगी तो आंदोलन तो हिंसात्मक होगा और हुआ भी। और गांधी जी ने अपने मतलब संबोधन के दौरान ही भारत के लोगों को एक नारा दिया या एक सूत्र दिया और कहा कि करो या मरो। करो या मरो का नारा कब दिया गया? 8 अगस्त 1942 को। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और इन्होंने क्या कहा कि करो या मरो का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को मारेंगे, कहने का मतलब ये है कि हम भारत की आज़ादी की प्राप्ति तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और अब मुझे आज़ादी से कम कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे हर हाल में भारत की क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। करो या मरो का मतलब गांधी जी ने इस सेंस में लगाया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा? इसी का उल्टा सेंस लगा लिया कि डू और डाई, मतलब या तो हम बचेंगे या आज़ादी प्राप्त करेंगे या तो अंग्रेजों को मारेंगे। अब जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो उसके बाद और क्या कहा कि भारत के जो लोग अंग्रेजों के अधीन सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो लोग अंग्रेजों के अधीन नौकरी करते रहें, नौकरी ना छोड़ें, लेकिन सिस्टम में रह करके उनके काम का बहिष्कार करें और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को, लगाव को बनाए रखें, क्योंकि आज़ादी की प्राप्ति में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है और लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था। पहली बात कहा कि जो लोग अंग्रेजों के अधीन सरकारी नौकरी कर रहे हो लोग नौकरी ना छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखें। दूसरी बात क्या कहा कि जो देसी राजा महाराजा हैं, देसी रियासतों के रजवाड़ों के राजा महाराजा हैं, वो लोग भारत की जनता की संप्रभुता को स्वीकार करें, ये अंग्रेजों की संप्रभुता को स्वीकार ना करें और भारत के लोगों की संप्रभुता को स्वीकार करके उनको मानने को तैयार हो जाए, भारतीय संविधान को मानेंगे। और तीसरी बात भारत के छात्रों से कहा कि भारत के जो छात्र इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वो एक शर्त पे आंदोलन में शामिल हों कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक आंदोलन में शामिल रहना है, बने रहना है। अगर एक बार शामिल हो गए तो आज़ादी की प्राप्ति तक शामिल रहना है। ऐसा नहीं कि जब मन किया तो शामिल हो गए जोश में आकर, फिर उसके बाद धीरे से आंदोलन से बैकडोर से निकल ले, हम वापस चले जाएं। ऐसा नहीं करना है। जो लोग आंदोलन में शामिल हों आज़ादी की प्राप्ति तक शामिल रहें, अन्यथा वो शामिल न हों। ये 3 सुझाव गांधी जी ने भारत के लोगों को दिया। अब जब 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हो गया, गांधी जी ने अपनी जनता को संबोधित किया, तो उसके बाद जब रात हो गई तो अंग्रेजों ने आधी रात को 9 अगस्त 1942 को एकदम भोर
एक ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन चला करके भारत के जितने भी बड़े नेता थे जिनको मतलब अंग्रेजों को लगता था कि ये लोग भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, बड़े नेताओं को सभी लोगों को गिरफ्तार करके अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थान पर रख दिया और भारत के लोगों को एक तरीके से भ्रमित करने वाली बात कही कि देखो जितने भी बड़े नेता हैं सब अपने अपने इधर उधर बैठे हुए आराम कर रहे हैं, तुम लोगों को बिना मतलब आंदोलन में झोंक रहे हैं, तुम लोग मारे जाओगे, जेल में बंद हो जाओगे, इस तरीके से। और ऑपरेशन चलाने के साथ ही ऑपरेशन 0 आवर चलाया, ऑपरेशन चलाने के साथ ही कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित किया, कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित किया और गैर संवैधानिक संस्था घोषित करके कांग्रेस की जो भी संपत्ति थी उस संपत्ति को क्या कर लिया, जब्त कर लिया। कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित किया, गैर संवैधानिक घोषित करके उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया और ऑपरेशन 0 आवर चला करके कांग्रेस के जो भी बड़े नेता थे सबको अलग अलग स्थानों पर नज़रबंद करके रख दिया ताकि कोई बड़ा नेता इस आंदोलन में शामिल ना होने पाए। ठीक, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 की 9 अगस्त 1942 की एकदम सुबह या कह सकते हैं कि भोर में अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर चलाकर ऑपरेशन 0 आवर चलाकर कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और साथ में कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया। कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर देगी। गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया। घोषित करके कांग्रेस की संपत्ति को जब्त कर लिया। कांग्रेस की संपत्ति जब्त कर लिया। जब ये काम हुआ तो भारत की जनता और मतलब बेकाबू हो गई कि हम लोग जो करना चाह रहे हैं, हम लोग आंदोलन भी अंग्रेज नहीं करने दे रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो सभी लोगों को अलग अलग स्थानों पर रख दिया, एक जगह पर किसी को नहीं रखा। जैसे आगा खां पैलेस में 3 लोगों को रखा गया। महाराष्ट्र में स्थित आगा खां पैलेस में 3 लोगों को रखा गया। कौन कौन? एक थे महात्मा गांधी, दूसरी इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, और तीसरे सरोजनी नायडू। इन 3 लोगों को कहाँ पर रखा था अंग्रेजों ने? महाराष्ट्र में स्थित आगा खां पैलेस में। रखने का मतलब एक तरीके से नज़रबंद कर दिया गया ताकि यहाँ पर इनसे कोई भेंट मुलाकात ना कर पाए और गुप्त तरीके से रखा था, कोई जान भी ना पाए। बाद में धीरे धीरे पोल खुली। आगा खां पैलेस में 3 लोगों को रखा गया। फिर उत्तराखंड में स्थित अल्मोड़ा जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। फिर पटना के बांकीपुर जेल
जेल में किसको रखा गया? पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको रखा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर पश्चिम बंगाल में स्थित है एक जेल जिसका नाम है बांकुड़ा जेल। बांकुड़ा जेल जो कि कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पर किसको रखा गया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को यहाँ पर रखा गया। फिर अबुल कलाम आज़ाद के बाद एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। इनको सेंट्रल जेल हजारीबाग में रखा गया। सेंट्रल जेल हजारीबाग, सेंट्रल जेल हजारीबाग, यहाँ पर किसको रखा गया? तो यहाँ पर रखा गया था जयप्रकाश नारायण को। लेकिन जयप्रकाश नारायण बाद में जेल से भागने में सफल रहे थे। ये जेल से भाग करके नेपाल पहुँचे और नेपाल पहुँच करके इन्होंने अपना एक संगठन बनाया और संगठन बना करके भारत की आज़ादी में, सैनिक संगठन था जिसको बना करके भारत की आज़ादी में ये शामिल हुए। तो इतने नेताओं को गिरफ्तार किया और इतने स्थानों पर अलग अलग लोगों को रखा गया था। जैसे कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू के लोगों ने कहाँ रखा? आगा खां पैलेस में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया? अल्मोड़ा जेल में। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया? बांकीपुर जेल पटना। अबुल कलाम आज़ाद को कहाँ रखा गया? बांकुड़ा जेल पश्चिम बंगाल। और सेंट्रल जेल हजारीबाग में किसको रखा गया? जयप्रकाश नारायण को। और बाद में जेल से भागने में क्या रहे? सफल रहे। ये कहानी हुई। और इसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो 2 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अब यहाँ से भी सवाल पूछा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उस समय किन लोगों की मृत्यु हुई? तो मृत्यु होती है 2 लोगों की। कौन कौन? एक महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और एक गांधी जी के जो निजी सचिव थे महादेव देसाई। कौन कौन? कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई। महादेव देसाई इस आंदोलन के दौरान इन दोनों लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आंदोलन के दौरान ही इन दोनों लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और महादेव देसाई थे कौन? ये गांधी जी के निजी सचिव थे। ये गांधी जी के निजी सचिव थे। ये गांधी जी के निजी सचिव थे। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई, महादेव देसाई की मृत्यु हो गई जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तभी। और इन लोगों को गिरफ्तार कब किया गया? ऑपरेशन जीरो आवर चला करके कब? 9 अगस्त 1942 के दौरान। अब जब यहाँ तक कहानी हो जाती है तो फिर अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये हुआ कि भारत के जो छोटे नेता थे, जब इन लोगों को पता चला कि बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, अब आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? अंग्रेज़ों को लगा कि बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है तो अब छोटे नेता तो कोई काम करेंगे नहीं, आंदोलन असफल हो जाएगा। तब जाकर छोटे नेताओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। जैसे अरोड़ा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन, ऐसे करके तमाम छोटे छोटे नेता थे जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। और इसी दौरान एक तरीके से छिप करके, भूमिगत होकर के भारत में रेडियो का प्रसारण भी शुरू किया गया और प्रसारण का नाम रखा गया कांग्रेस रेडियो, जो भारत में होने वाली गतिविधियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाती थी रेडियो के माध्यम से, समाचार के माध्यम से। जैसे आज के समय में हम लोग रेडियो पर समाचार सुना करते हैं। तो रेडियो का प्रसारण कौन कर रहा था? रेडियो का प्रसारण 3 लोग कर रहे थे। कौन कौन? एक उषा मेहता, एक राम मनोहर लोहिया और एक बाबू भाई। 3 लोग थे जो रेडियो के प्रसारण में सक्रिय थे। कौन कौन? उषा मेहता, बाबू भाई और राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया रेडियो कांग्रेस पर नियमित तौर पर सुबह शाम दोपहर समाचार को बोल कर के लोगों को सुनाते थे। और
फिर नवंबर 1942 में जब अंग्रेज़ों ने इसको खोज निकाला, रेडियो प्रसारण केंद्रों को जो भूमिगत होकर चला रहे थे, तो फिर इसको क्या कर दिया गया, बैन कर, पूरा जब्त कर लिया गया। और बाबू भाई तथा उषा मेहता को, दोनों लोगों को 4-4 साल की क्या हुई, कारावास की सज़ा हुई। जबकि राम मनोहर लोहिया वो पकड़े नहीं गए, वो भागने में सफल रहे। तो इन दोनों लोगों को 4-4 वर्ष की क्या हुई, सज़ा हुई। ठीक, तो जब रेडियो प्रसारण हो रहा था तो 4-4 वर्ष की सज़ा हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि भारत में 3 स्थानों पर समानांतर सरकारों का भी गठन किया गया। 3 स्थान पर समानांतर सरकारों का गठन किया गया। कहाँ कहाँ पर? एक सरकार बनी थी बलिया में, जिसका गठन किया था चित्तू पांडे ने। दूसरी सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, जिसका गठन किया था वाई चौहान ने। और तीसरी सरकार बनी थी पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के तामलुक में, जिसको कहा जाता था जातीय सरकार। और इन तीनों ने अंग्रेज़ों के रहते हुए, अंग्रेज़ों की सरकार के रहते हुए अपनी सरकार बना करके अपनी सरकार को चलाया। लेकिन इन तीनों जगहों की सरकारों में सबसे लंबे समय तक काम किसी ने किया, तो महाराष्ट्र की वाई चौहान के द्वारा नेतृत्व सरकार थी, जो सबसे लंबे समय तक लगभग 3-4 सालों तक काम किया। तो यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। ठीक, देखिएगा, जब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर कांग्रेस के जो छोटे नेता थे, उन लोगों ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। और नेतृत्व किन लोगों ने प्रदान किया, इनका नाम लिख लेते हैं, क्योंकि इनके नाम से भी सवाल पूछा जाता है। जैसे उषा मेहता, बीजू पटनायक, फिर राम मनोहर लोहिया, बाबू भाई, अच्युत पटवर्धन इत्यादि जो बहुत सारे छोटे नेता थे, जिसको जितना हो सका वो अपना इस आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। अब जब नेतृत्व प्रदान किया गया तो इसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने मिल करके, कौन कौन लोग थे, 3 लोग थे इसमें, जिसमें से एक थी उषा मेहता, एक थे बाबू भाई, और एक थे राम मनोहर लोहिया। इन 3 लोगों ने क्या किया, इन 3 लोगों ने मिल करके भारत में कांग्रेस रेडियो का प्रसारण शुरू किया। इन तीनों लोगों ने मिलकर रेडियो प्रसारण का काम शुरू किया। रेडियो प्रसारण का कार्य शुरू किया। रेडियो प्रसारण का कार्य शुरू किया। और ये जो रेडियो प्रसारण का कार्य शुरू किया, ये बम्बई से लेकर के मद्रास तक सुना जाता था। बम्बई से लेकर के मद्रास तक सुना जाता था। लेकिन ये जो रेडियो प्रसारण का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, ये बॉम्बे में होकर के किया जा रहा था। फिर रेडियो प्रसारण केंद्रों को अंग्रेज़ों ने नवंबर 1942 में जब्त कर लिया। नवंबर 1942 में जब्त कर लिया। और जब नवंबर 1942 में जब्त कर लिया तो इन दोनों लोगों को 4-4 वर्ष की सज़ा सुनाई। उषा मेहता और बाबू भाई को
बाबू भाई को 4-4 वर्ष की 4-4 वर्ष की क्या 4-4 वर्ष का क्या हुआ कारावास हुआ। इन लोगों को 4-4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। किसको उषा मेहता और बाबू भाई को। अब आगे क्या हुआ, भारत में समानांतर सरकारों का गठन हुआ। भारत में 3 स्थानों पर समानांतर सरकारों का गठन हुआ। अब जब समानांतर सरकारों के गठन की बात आती है तो 3 स्थान कौन कौन से थे? तो 3 स्थानों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पहला स्थान आता है बलिया। और बलिया में किसने किया? चित्तू पांडे ने किया। बलिया में किसने किया? चित्तू पांडे ने किया। फिर महाराष्ट्र में किसने किया? महाराष्ट्र में किसने किया? वाई.बी. चौहान ने। महाराष्ट्र में किसने किया? वाई.बी. चौहान ने। और पश्चिम बंगाल का एक जिला है जिसका नाम है मिदनापुर। और मिदनापुर में एक स्थान है जिसका नाम है तामलुक। और तामलुक में गठित जो सरकार थी उसको कहा गया था जातीय सरकार। ये सब सवाल पूछे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ये सब के सब सवाल कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। और एक सवाल यहाँ से और पूछा हुआ है कि सबसे लंबे समय तक कहाँ की सरकार ने काम किया? तो सबसे लंबे समय तक महाराष्ट्र में गठित वाई.बी. चौहान के द्वारा सरकार ने काम किया, जो कि समानांतर सरकार गठित की गई थी। समानांतर सरकार का मतलब होता है एक तो अंग्रेजों की सरकार तो है ही, अंग्रेजों की सरकार के पैरेलल जो सरकार बनाई गई उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानांतर सरकार। अब इस तरीके से सरकारों का गठन हुआ और धीरे करके अंग्रेजों ने इस आंदोलन को पूरा दबा दिया। आंदोलन जब शांत हो गया तो यहाँ पर 2 लोगों ने 2 स्टेटमेंट दिया। कौन सा? एक स्टेटमेंट दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि यह आंदोलन रूस और फ्रांस की क्रांति जैसा था। और उस समय के वायसराय लॉर्ड लिथगो ने कहा कि यह बहुत भयंकर आंदोलन था। यह बहुत भयंकर आंदोलन था। और इसी आंदोलन के बारे में कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में यह सबसे बड़ी और अंतिम महान लड़ाई मानी जाती है अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन। बात समझ में आ रही? अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरीके से इन दो लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि आंदोलन किस तरीके का था। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति के समान था। और लिथगो ने कहा कि यह बहुत ही भयंकर आंदोलन था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब गांधी जी को जेल में इसके बाद उठाकर बंद किया गया तो गांधी जी से अंग्रेज़ों ने कहा कि आप निंदा करिए, एक तरीके से बोलिए कि आंदोलन
हिंसात्मक था, आंदोलन सही नहीं था, उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, कांग्रेस लेती है। तो गांधी जी ने कहा कि हम इसकी निंदा कभी नहीं करेंगे और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया के द्वारा जांच करवाइए और मीडिया ने भी देखा है कि यहाँ पर किस तरीके से कैसे क्या हुआ है। तो गांधी जी अंग्रेज़ों के खिलाफ जब आंदोलन बैठ गए धरने पर 21 दिन के उपवास पर, तो गांधी जी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। तो वर्ष 1944, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, वर्ष 1944 में अंग्रेज़ों ने गांधी जी को क्या किया, जेल से रिहा कर दिया वर्ष 1944 में। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं और इन सभी सवालों को हमने कोशिश किया है कि इकट्ठे पूरा का पूरा आ जाए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे नोट्स बनाने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, तो निसंदेह आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बाद फिर अगली टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग संविधान की श्रृंखला में थोड़ा सा इसको इसलिए शामिल किए कि संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ, कौन कौन से प्रावधान हुए थे। तो अब इसमें अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, क्यों आया, उसने कौन कौन अपने रिपोर्ट में कौन कौन से प्रावधान किए थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।